हेलो एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरे साथ इश्क वाला लव। जतिन जानवी के कमरे की तरफ बढ़ जाता है और उसे वहां देख जानवी मुस्कुरा देती है। तभी जतिन उससे पूछता है, क्यों गुड़िया, तैयार हो? जानवी हाँ में सिर हिलाती है और फिर कहती है, अगर मामा और मामी और मिशा होते तो अच्छा होता ना। जतिन उसकी बात सुन झट से कहता है, शादी की इतनी खुशी चढ़ गई है कि लड़की तो पागल ही हो गई। जानवी उसे घूर कर देखती है तो जतिन कहता है, माँ पापा तो आने से रहे और मिशा एक बार उसके सिर पर क्या लगी, वो तो बिस्तरी पकड़ कर बैठ गई। सुहानी हंसते हुए कहती है, वैसे जतिन तुमने उस बेचारी का सिर बहुत बुरा फोड़ा था। उसकी बात सुन जतिन अपने सिर के पीछे हाथ घुमाता है और मुस्कुरा देता है। कुछ ही देर में पंडित जी जानवी को नीचे बुलाने को कहते हैं और जब जानवी दुल्हन के लिबास में नीचे आती है तो साहित्य उसे देखता ही रह जाता है। पंडित जी शादी की विधियां पूरी करवा रहे थे और वहीं सुहानी एक तरफ खड़ी थी और उसके बगल में जतिन भी खड़ा था। वो उससे कहता है, वैसे सुहानी तुमने जीजू के जूते उठा लिए क्या? सुहानी मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है हाँ। जतिन के इतना कहते ही वो दोनों मुस्कुरा देते हैं कि तभी अंश वहाँ आता है और सुहानी से कहता है, आप भाभी की दोस्त हो ना? सुहानी हाँ में गर्दन हिलाती है तो अंश मुस्कुराकर कहता है, वैसे आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुहानी उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहती है और वहीं जतिन अंश को घूरकर देखता है। पंडित जी के ये कहते ही कि शादी संपन्न हुई, सभी तालियां बजाते हैं और जब वो दोनों मंडप से बाहर निकल सबका आशीर्वाद लेते हैं और फिर साहित्य अपने जूते ढूंढता है जो कि उसे कहीं नहीं मिलते। दादाजी हंसकर कहते हैं, जूते नहीं मिल रहे मतलब कि चोरी हो गई, अब क्या करोगे साहित्य? साहित्य को पता था कि ये सब सुहानी का किया हुआ है तो वो उसकी तरफ देखता है तो सुहानी मुस्कुरा देती है और साहित्य से नेग लेने के बाद उसके जूते भी वापस कर देती है। आखिर कुछ और रस्मों के बाद जानवी की विदाई हो जाती है और धूमधाम से उसका ओबरॉय मैंशन में गृह प्रवेश करवाया जाता है और वहां जाते ही उन दोनों को कुछ रस्में करनी पड़ती है और फिर इसके बाद जानवी को साहित्य के कमरे में लेकर जाया जाता है। रात के 11 बज रहे थे और तभी साहित्य अपने कमरे में आता है तो देखता है कि जानवी खिड़की के पास खड़ी थी और चांद को बड़ी ही शिद्दत से देखे जा रही थी। इस समय उसकी आंखें बंद थी तो साहित्य धीमे कदमों से उसके पास जाता है और पीछे से उसे हक कर लेता है और उसका स्पर्श महसूस करते ही जानवी अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है, आखिर इतनी मुश्किलों के बाद हम एक हो ही गए ना साहित्य जी। साहित्य मुस्कुरा देता है और उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहता है, साहित्य के होठ जानवी के गर्दन पर चलने लगते हैं और उसका स्पर्श महसूस कर एक बार फिर जानवी की आंखें बंद हो जाती हैं और वो घूमकर साहित्य के सीने से लग जाती है और वो उसे अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लेता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और इसी के साथ कमरे में फैली रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगती है। जानवी अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ी थी और अपनी साड़ी को ठीक कर रही थी और साथ ही साहित्य को आवाज़ भी दे रही थी जो अभी तक सो रहा था। साहित्य जी उठिए ना, पहले आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, पर पता नहीं दिन ब दिन आपको क्या होता जा रहा है। जानवी कहते हुए झुंझला उठती है क्योंकि उसकी साड़ी बंधने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया है और ये कोई और नहीं बल्कि साहित्य ही था जो अभी अभी जानवी से डांट खाने के बाद उठकर आया था। जानवी खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहती है, अब छोड़िए मुझे और जाकर नहा लीजिए, आपके कारण हम सबको देर हो जाएगी और पता चलेगा कि आज की पार्टी शुरू होकर ख़त्म भी हो गई।
साहित्य अजीब मुंह बनाए खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरे कारण कोई देर नहीं होने वाली डॉक्टर साहिबा। मैं यूं गया और यूं आया, पर तब तक आप अपनी साड़ी ज़रूर बांध लेना। ये कहकर साहित्य बिजली की रफ्तार से बाथरूम के अंदर घुस जाता है और उसे देख जानवी अपना सिर हिला देती है और फिर से अपनी साड़ी में उलझ जाती है। कुछ ही देर में साहित्य बाहर निकलता है और जानवी को खींचकर शीशे से दूर कर देता है और खुद उसके सामने खड़े होकर तैयार होने लगता है। और वहीं जानवी मुंह खोले उसे देखती रहती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये क्या हुआ। शीशे में से जानवी का ऐसा चेहरा देख साहित्य कहता है, क्या हुआ जानवी, जल्दी करो, तुम्हारे कारण हम सबको देर हो जाएगी और मुझे और मेरी बेटी दोनों को ही देर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर उसके पहले जन्मदिन पर। ये कहने के बाद साहित्य परफ्यूम लगाते हुए जानवी की तरफ पलटता है और कहता है, मैं तैयार हूँ। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में साहित्य बहुत हैंडसम लग रहा था और उस हमेशा बिना किसी भाव के रहने वाले उसके चेहरे पर आज एक लंबी मुस्कुराहट थी। जानवी अभी भी अपनी साड़ी को अपने हाथ में पकड़े मुंह लटकाए खड़ी थी और उसे यूं देख साहित्य अपना सिर हिला देता है और उसकी मदद करने लगता है। और जब वो साड़ी बांध देता है तो उसके कान के पास जाकर कहता है, जब भी हमें कहीं जाना होता है या फिर कोई स्पेशल दिन होता है, उस दिन तुमसे साड़ी क्यों नहीं बनती? जानवी कुछ नहीं कहती, पर अपनी पलकें झुका लेती है और उसे यूं देख साहित्य हल्का मुस्कुरा देता है और कहता है, वैसे तुम पर ये लाल रंग काफ़ी अच्छा लगता है। ये कहते हुए साहित्य उसके चेहरे के करीब जाने लगता है, पर जानवी उसे धक्का देकर नीचे भाग जाती है और साहित्य अपना सिर हिलाते हुए उसके पीछे चल देता है। जब वो दोनों नीचे आते हैं तो उनके कानों में किसी छोटे बच्चे के हंसने की आवाज़ पड़ती है और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उनकी बेटी सानवी की थी, जो कि इस समय अंश की गोद में थी और उसके साथ खेल रही थी। सानवी अभी 1 साल की ही थी, पर दिखने में वो काफ़ी क्यूट थी। उसकी आँखें बिल्कुल जानवी जैसी थी, पर बाकी वो बिल्कुल साहित्य के ऊपर ही गई थी। जानवी अंश को आवाज़ लगाती है, अंश। अंश उसकी तरफ पलटता है और मुस्कुरा देता है। अंश पहले से काफ़ी मैच्योर हो गया था और अब वो साहित्य के साथ मिलकर ऑफिस का काम भी संभालता था, पर अभी तक सिंगल था। अंश जानवी के पास आता है और सानवी को उसे देते हुए कहता है, जे लीजिए भाभी, अभी हम दूसरे काम देख ले। जानवी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है तो अंश वहाँ से जाने लगता है, पर उसे जाता देख सानवी रोने लगती है और अपनी बाहें उसकी तरफ करने लगती है, जैसे चाह रही हो कि अंश अभी उसे उठा ले। उसकी ये हरकत देख अंश वहीं रुक जाता है और कहता है, ओह, तो लड्डू नहीं चाहता कि चाचू जाएं। चलो ठीक है, लड्डू और चाचू साथ में चलेंगे, ठीक है। ये कहते हुए अंश सानवी को वापस से उठा लेता है और पार्टी के अरेंजमेंट देखने लगता है। वहीं जानवी मेहमानों का स्वागत करने लगती है और साहित्य आराम से एक तरफ खड़ा होकर सब देखता रहता है। तभी कोई एक बड़ी सी डॉल को अपने चेहरे के आगे किए आता है और सानवी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, पहचानो पहचानो कौन। सानवी उस डॉल को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वह इंसान उसे अपनी गोद में उठा लेता है और प्यार से उसका माथा चूमता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि प्रताप जी थे, जो अपनी नातिन के जन्मदिन पर आए थे। सानवी भी झट से उनके पास चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों में कोई गहरा रिश्ता हो। और वहीं प्रताप जी जो पल वो जानवी के साथ नहीं जी पाए थे, वो पल वो सानवी के साथ जी रहे थे। तभी मिस्टर ओबरॉय भी वहां आ जाते हैं। उन्होंने अपना सारा इलाज बाहर ही करवाया था और अब वो पहले से काफ़ी हद तक ठीक भी थे। मिस्टर ओबरॉय सानवी को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, आज तो मेरा बच्चा 1 साल का हो गया और आपके लिए दादू बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, आप खेलोगे ना।
सानवी खिलखिलाकर मुस्कुरा उठती है कि तभी जतिन वहां आता है और सानवी को गोद में लेते हुए कहता है, आज तो मामू भी सानवी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाए हैं। अंश सानवी को उससे लेते हुए धीरे से कहता है, लड्डू, हमें इन गंदे मामू के पास नहीं जाना है। इन गंदे मामू ने आपकी चाची छीन ली। सानवी अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए जतिन की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे अंश की सारी बात समझ आ गई हो। और वहीं अंश की बात सुन जतिन झट से कहता है, क्या सिखा रहे हो सानू को? पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ जलने की बदबू सी आ रही है तुमसे। अंश उसे घूर कर देखता है कि तभी सुहानी जानवी को उसके पास से लेते हुए कहती है, अरे सानवी, किसके पास आ गए आप? जतिन जानबूझकर अंश की तरफ देखते हुए कहता है, अपनी होने वाली मामी के पास, और किसके पास, है ना सानू? अंश उसे देख हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है, कमीना है तू। तभी अंश को कुछ याद आता है। वो इधर उधर देखते हुए उससे पूछता है, दादी नहीं आई क्या? नहीं, वो तीर्थ यात्रा पर गई हुई हैं अपनी सहेलियों के साथ, पर उन्होंने हमारी सानू के लिए ढेर सारा प्यार भेजा है। जतिन कहता है तो अंश हाँ में सिर हिला देता है। तभी साहित्य माइक में कहता है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहाँ आए और मेरी बेटी सानवी को आप सब ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। सभी उसकी तरफ देख रहे थे और उसकी बातों को सुन रहे थे। और फिर कुछ देर बाद सर्वेंट्स केक लेकर आते हैं और हॉल के बीचों बीच टेबल पर रख देते हैं। साहित्य सानवी को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर जानवी और वो दोनों मिलकर केक काटते हैं और सभी तालियां बजाते हैं। इसके बाद म्यूज़िक बजता है और सभी कपल डांस करने लगते हैं। वहीं अंश ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, काश दादू आज भी आप होते। ये कहने के बाद अंश सामने की तरफ देखने लग जाता है जहाँ पर साहित्य और जानवी डांस कर रहे थे। साहित्य ने अपना हाथ जानवी की कमर पर रखा हुआ था। वो उसके कान में धीरे से कहता है, तुम्हारे साथ ये 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। जानवी हल्का मुस्कुरा कर कहती है, आखिर हमारा इश्क वाला लव है ही ऐसा। साहित्य मुस्कुराते हुए उसके सिर से अपना सिर जोड़ लेता है और वह दोनों आंखों को बंद कर एक दूसरे की सांसों को महसूस करने लगते हैं। इसी के साथ ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी ना सही, पर थोड़ी तो अच्छी लगी ही होगी। और अगर हाँ, तो कृपया कर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सुनकर कैसा लगा।